कि सबसे रहस्यमय दो चीजों की बात करें तो पहला है हमारा दिमाग और दूसरा है खुद ब्रह्मांड। क्या हम किसी विशालकाय अत्याधुनिक एलियंस प्रजाति के दिमाग में रहते हैं? क्या हम साक्षात भगवान या गॉड के दिमाग के अंश हैं? क्या हमारा ब्रह्मांड एक जिंदा दिमाग की तरह काम कर रहा है? मेरा मतलब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ब्रह्मांड की संरचना कितनी सिमिलर है हमारे ब्रेन सेल से, जो सेम स्ट्रक्चर, सेम कनेक्शन और सेम एक्टिविटी के साथ हमारे फिजिक्स के सारे नियमों को फॉलो कर रही है। ये कोई मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि कुछ बहुत काबिल वैज्ञानिकों द्वारा पब्लिश्ड साइंटिफिक डिस्कवरी है। वर्ष 2020 में दो वैज्ञानिक एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रांसिस्को वाजा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फ्लैटी हमारे दिमाग के दो भागों सेरेबेलम और सेरेब्रम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के समय जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से ब्रेन के सैंपल्स पर जूम किया तो अचानक उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो दिखने में काफी फैमिलियर थी, लेकिन अपने आप में काफी रहस्यमय और जटिल थी। जब वैज्ञानिकों ने इस चीज को माइक्रोस्कोप से लगभग 40 गुना अधिक जूम करके देखा तो उन्हें एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर देखने को मिली। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या थी? ब्रेन की यह माइक्रोस्कोपिक संरचना बिल्कुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की तस्वीर में ब्रह्मांड की संरचना जैसी थी। अब दिखने में यह स्ट्रक्चर काफी मेल खा रहे थे। तो क्या मान लिया जाए कि ब्रह्मांड एक विशालकाय एडवांस बीइंग का एक बहुत बड़ा ब्रेन है? फिलहाल आगे वीडियो में जानेंगे कि इस रिसर्च ने क्या क्या खुलासे किए हैं। अगर वैज्ञानिक यह पता नहीं कर पाते कि हमारा यूनिवर्स एक ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर्ड है, तो फिर भी साइंटिस्ट बहुत ही जल्द यूनिवर्स को एक जिंदा दिमाग में बदल देते, क्योंकि वैज्ञानिक एक ऐसे नैनोबोट पर काम कर रहे हैं जो लगभग 2 साल में हमारी धरती को पूरी तरह दीमक की तरह निगल सकते हैं और कुछ वर्षों में हमारे पूरे ब्रह्मांड को। तो क्या यह टेक्नोलॉजी हम ह्यूमंस के लिए एक खतरा होगा या एक वरदान साबित होने वाली है? दरअसल नैनोबोट्स कौन सी बला है, कहानी में आगे चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इन खोजकर्ताओं द्वारा आखिर हमारे ब्रेन सेल्स और यूनिवर्स में क्या क्या समानताएं देखने को मिली। वैज्ञानिकों ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रेजेंस या उपस्थिति, दूसरा है स्ट्रक्चर या संरचना, तीसरा है कंपोजिशन या संगठन। अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो स्टार्टिंग में इन वैज्ञानिकों को ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स की संरचना में कोई सिमिलरिटीज देखने को नहीं मिलती हैं। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम माइक्रोस्कोप से और अधिक मैग्नीफाई करके ब्रेन्स के इन पार्ट्स को देखें। जब उन्होंने अधिक जूम करके देखा तो उन्हें ये दिखा, ये थे छोटे छोटे डॉट्स, बिल्कुल यूनिवर्स में दिख रही गैलेक्सीज के डॉट की तरह दिख रहे थे। मतलब ब्रेन सेल्स की इमेज को थोड़ा सा जूम करने पर उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलने लगी। और फाइनली जब उन्होंने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पर इन सैंपल सेल्स को जूम करके देखा तो वे देखकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि इस पॉइंट पर उन्हें इन डॉट्स को कनेक्ट करने वाली लाइंस भी दिखाई देने लगी, बिल्कुल यूनिवर्स की तस्वीर की तरह। दूसरा पॉइंट था संरचना। वैज्ञानिकों ने देखा जिस तरह दिमाग में एक डॉट पड़ोस के 5 डॉट से लाइन द्वारा कनेक्टेड था, जिस प्रकार यूनिवर्स में गैलेक्सी 5 गैलेक्सीज द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। फिर उन्होंने अपनी बात को और पुख्ता साबित करने के लिए अपने फाइनल पैरामीटर को कंपेयर करके देखा। उन्होंने कैलकुलेशन करके इन ऑब्जेक्ट्स के नंबर्स को देखा तो पाया कि हमारे ब्रेन्स में यह ऑब्जेक्ट्स न्यूरॉन्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 69 बिलियन है और यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद है। यह डिफरेंस काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन यदि हम बात करें औसतन हमारे ब्रेन में सिर्फ 30% ही न्यूरॉन्स का मास है और बाकी 70% मास अदर सब्सटेंस से बना हुआ है, जो कि न्यूरॉन्स से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता है। यह सब्सटेंस है पानी। इसी तरह यूनिवर्स में गैलेक्सीज का मास भी लगभग 30% है। यूनिवर्स में बाकी 70% डार्क एनर्जी है, जो कि यूनिवर्स में ऑब्जर्वेबल चीजों से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करती है। तो क्या हम स्ट्रक्चर बेस पर यूनिवर्स को एक ब्रेन का प्रतिरूप कह सकते हैं? जैसे कि हमारे दिमाग का काम होता है सोचना, तो क्या यूनिवर्स भी सोच सकता है? मतलब ब्रह्मांड भी दिमाग की तरह जिंदा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह सोच सकता है? जब हमारे दिमाग में उपस्थित न्यूरॉन्स में एटॉमिक लेवल पर एक हलचल होती है, तब न्यूरॉन्स एक रैंडम रिएक्ट करने लगते हैं। इस रिएक्ट से यह न्यूरॉन्स अपने आसपास के न्यूरॉन्स को प्रभावित करने लगते हैं,
जिससे इन सभी न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन बनता है और इसी कनेक्शन की वजह से हमारा दिमाग सोच पाता है, मतलब दिमाग कोई भी विचार पैदा कर पाता है। इसी प्रकार यूनिवर्स में किसी गैलेक्सीज के अंदर स्टार या प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं तो इनके इस रैंडम हलचल की वजह से इनमें आसपास चीजों में प्रभाव देखने को मिलता है और फिर यही आकर्षण पूरी गैलेक्सी को प्रभावित करता है, जो कि एक गैलेक्सी अन्य गैलेक्सी के साथ कम्युनिकेशन करता है, जो कि यूनिवर्स में एक घटना को जन्म देता है, बिल्कुल हमारे दिमाग में पैदा हुए विचार की तरह। तो अब क्या इन आंकड़ों के आधार पर मान लिया जाए कि हमारे दिमाग की तरह यूनिवर्स भी एक दिमागी प्रतिरूप की तरह जिंदा काम कर रहा है? वेल, हमारे वैज्ञानिकों के पास इसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं है। तो इस तरह की खोज से वैज्ञानिकों का क्या मकसद है? यदि यह पता चल जाए कि यूनिवर्स एक दिमाग की तरह काम कर रहा है तो वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और यह प्रॉब्लम है क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बीच कनेक्शन ढूंढने का। क्लासिकल फिजिक्स में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर के बारे में अंदाजा लगाते हैं। वही क्वांटम फिजिक्स में हम एटॉमिक लेवल पर जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स जैसे कणों के बिहेवियर के बारे में पता लगाते हैं। यह दोनों सिद्धांत अपने डोमेन के बाहर बिल्कुल यूजलेस हैं और हमारे वैज्ञानिकों के पास अभी तक ऐसी कोई थ्योरी या इक्वेशन नहीं है जो इन दोनों सिद्धांत को एक्सप्लेन कर सके। मींस प्रोटॉन से लेकर गैलेक्सीज तक सभी ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके। यदि हम यूनिवर्स को एक ब्रेन मानते हैं तो इन दो इक्वेशंस की मदद से रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कुछ विशेष स्थितियों में सेम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्स में ऐसे 26 फिजिकल कांस्टेंट हैं जिनकी सही मात्रा होने की वजह से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बन पाया है और आज तक टिका हुआ है। इन कांस्टेंट्स में यदि हम गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट को ही लें तो यदि इसकी वैल्यू थोड़ी सी भी ऊपर या नीचे होती तो हमारा ब्रह्मांड कभी भी नहीं बन पाता। और इसे वर्ष 1961 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट रॉबर्ट एच डिके द्वारा प्रूफ किया गया था। लेकिन जहां एक तरफ इस थ्योरी को वैज्ञानिक सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक इसे एक बकवास मान रहे हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ एक कंफर्मेशन बेस है जो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। वैज्ञानिक लुडविग बोल्ट्जमैन के अनुसार जो हम यह सब देख रहे हैं वो महज एक इल्यूजन है। इसको इस तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं जो कि एक सटीक कोण पर ही एक प्रॉपर इमेज दिखती है, लेकिन यदि कोण बदल कर देखें तो यह सिर्फ एक रैंडम लकड़ी की संरचना दिखेगी। यही चीज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेज में भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे वैसे ही इमेज में दिख रही गैलेक्सीज के डॉट का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर सच में हम मान भी ले कि हमारा दिमाग इस तरह की किसी इल्यूजन में कंफ्यूज नहीं हुआ है, तब भी यूनिवर्स को ब्रेन जैसा लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह देखने पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हमारे ब्रेन का आकार औसतन 140 मिलीमीटर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंफॉर्मेशन लगभग 100 मीटर प्रति सेकंड की गति करती है। यानी ब्रेन में एक विचार इंस्टेंटेनियसली जनरेट होता है। अगर यही चीज ब्रह्मांड पर अप्लाई करें तो हमारे ज्ञात ब्रह्मांड का साइज लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है और इसमें इंफॉर्मेशन प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है। मतलब हमारे दिमाग की तुलना में यूनिवर्स में एक विचार को बनने में लगभग 10 बिलियन साल का समय लग जाएगा, जबकि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज ही है सिर्फ 13.6 बिलियन ईयर्स। सो फ्रेंड्स, हमारे वैज्ञानिकों को अभी कुछ और सॉलिड सबूत खोजने की जरूरत है ब्रह्मांड को एक दिमाग के तौर पर देखने के लिए, जिस पर वैज्ञानिक अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी ने हमारी कल्पनाओं को एक नई दिशा दे दी है, बिल्कुल सिमुलेशन थ्योरी की तरह। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एडवांस एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन मात्र है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के समय में वीडियो गेम्स के अंदर कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। अगर बात करें सिमुलेशन और दिमाग की, तो जिस गति से आज के समय में हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं, जिससे हमारे पास एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी मदद से हम पूरे ब्रह्मांड को एक दिमाग में बदल सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी है नैनोवॉट्स।
वर्ष 2030 तक ऐसे नैनोबोट्स बनने वाले हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करके अपने स्वयं के नए प्रतिरूप बना लेंगे। वर्ष 2020 में कई रिसर्चर्स ने मेंढक के स्टेम सेल को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉडिफाई करके सस्टेनेबल वातावरण में ग्रो करने के लिए रख दिया। जब रिसर्चर्स ने उन सेल्स को नॉर्मल सेल्स के साथ रखकर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि एआई सेल्स नॉर्मल सेल्स को खाकर खुद के मॉडिफाइड सेल्स बना रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि एक नैनोबोट 1 मिनट में एक मॉडिफाइड नैनोबोट बना ले तो सिर्फ इतनी धीरे रफ्तार से सिर्फ 20 महीने के अंदर यह नैनोबोट्स पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं और एक चेतना का जाल बना सकते हैं। आगे यह प्रोसेस चलता जाएगा और गैलेक्सीज तक और फिर पूरे ब्रह्मांड में नेटवर्क ऑफ कॉन्शियसनेस बना देगा। फिर जब कोई ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करेगा तब यह एक जिंदा दिमाग की तरह दिखेगा और फिर एलोन मस्क की भविष्यवाणी भी सही हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि एक दिन एआई ह्यूमन बीइंग्स के लिए आने वाले भविष्य में एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एआई आने वाले भविष्य में हम ह्यूमंस के लिए सपोर्टिव होने वाला है या एक खतरा बन सकता है? कमेंट्स करके जरूर बताएं।